Friends, I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution Patna. Students, in this video we are going to discuss the section 11 to section 15 related to Trade Union Act 1926. If we see section 11 talks about appeal. अपील का मतलब है कि इन केस ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन एग्जैक्टली रजिस्ट्रार के अगर रिफ्यूज़ल पे ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन या ऐसा कुछ जिसमें कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हो रहा है, रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, तो इस प्रोस्पेक्ट में अपील करने की जो पावर है उसको सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। जो भी एग्रीवेट पर्सन है, मतलब जो पर्सन परेशानी फेस किया है उस पर्सन को क्या राइट्स हैं, इसमें सेक्शन 11 सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 में बताया गया कि एनी पर्सन एग्रीवेट बाय एनी रिफ्यूज़ल ऑफ द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर्ड ए ट्रेड यूनियन और बाय द विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अपील वो कर सकता है। एग्रीवेट पार्टी जो है, एग्रीवेट पर्सन जो है, अगर उसने कोई भी रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है या विड्रॉल हुआ है, इस प्रोस्पेक्ट में वो अपील कर सकता है। और इस अपील का जो रेंज है वो भी यहाँ पे दिया गया है कि वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ ए प्रेसिडेंसी टाउन, तो वहाँ पे हाई कोर्ट में वो अपील किया जा सकता है, या फिर where the head office is situated in any other area to such court not inferior to the court of an additional or assistant judge of a principal civil court of a original jurisdiction as the appropriate government may appoint in this behalf for that area। मतलब सेक्शन 11 में जो है स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि इस अपील को किया जा सकता है, और जो एपेलेट कोर्ट है उस कोर्ट में डिसमिस वो जो है अपील को डिसमिस किया जा सकता है अगर वो सही अपील नहीं किया गया है, सही ग्राउंड्स पे अपील नहीं किया गया है, या फिर जो एक वो वर्डिक्ट पास ऑन कर सकते हैं जिसमें वो रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करें, या फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट का जो इशू है, तो वैसे केस में रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर कैंसिलेशन या विड्रॉल से रिलेटेड इशू है तो उसमें भी जो है कोर्ट उसमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है रजिस्ट्रार को फर्दर उसमें एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन इन दैट प्रोस्पेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस की जिक्र सेक्शन 12 में की गई है। रजिस्टर्ड ऑफिस में जो है इसमें ये बताया गया कि जितने भी कम्युनिकेशन एंड नोटिसेज टू ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जितने भी कम्युनिकेशन एंड नोटिसेज जो हैं मूव ऑन करेंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे ही मूव ऑन करेंगे, और अगर उस रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में कोई भी चेंज हो रहा है तो इसका फर्दर नोटिस जो है, फर्दर इंफॉर्मेशन 14 डेज में जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना चाहिए। मतलब उसमें जो है रजिस्ट्रार को लिखित देना पड़ता है if in case in any change address related change goes on in address related to registered office ऑफ ट्रेड यूनियन, और उसके अकॉर्डिंगली जो है रजिस्ट्रार उसकी एंट्री जो है, चेंज एड्रेस की एंट्री जो है वो अपने रजिस्टर में कर देता है। देन सेक्शन 13 डील्स विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 13 जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, और जैसे ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो क्या है, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी के एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन उसे मिल जाता है। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, एंड ए कॉमन सील उसको मिल जाता है विथ पावर टू एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करने का इसको पावर मिल जाता है विथ कॉमन सील, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल बाय द सेड नेम सू एंड बी सूड। मतलब ये जो है इसके नाम से जो है ये किसी के अपने नाम से, अपनी आइडेंटिटी से किसी को भी सू कर सकता है, और अगर कोई दूसरा भी इसके नाम पे केस करता है तो
इसकी एंटिटी के ऊपर ही केस होगा। तो एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद जो है ये जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है इतने पावर्स को जो है अपने पास जो है अपने साथ रखता है। एंड देन इन सेक्शन 14 स्टूडेंट्स सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये सारे एक्ट्स जो हैं इसके कंसिडरेशन में जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं किया जा सकता है। जैसे the Societies Registration Act 1860, then Cooperative Societies Act 1912, the Companies Act 1956 shall not apply to any registered trade union, and the registration of any such trade union under any such act shall be void। ऐसे में ये अगर रजिस्ट्रेशन इन एक्ट्स के अंदर में होता है तो ये void माना जाएगा। Then chapter 3 begins with rights and liabilities of registered trade union, मतलब सेक्शन चैप्टर 3 जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। इसमें हम लोग सेक्शन 15 में देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंड। सेक्शन 15 जो है डील करता है जो जनरल फंड्स बनाए जाते हैं वो किन किन पर्पसेस में उनको यूटिलाइज किया जा सकता है और उनको यूज़ किया जा सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्टिट्यूटिंग जनरल फंड्स, इसमें जो है सेक्शन 15 डील करता है और उसमें ये सारे सब सेक्शंस हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस टू ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, इसके लिए जो है इन फंड्स का यूज़ किया जाएगा। द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। देन सेक्शन सी बताता है द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स टू विच द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर thereof is a party when such prosecutions or defense is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the trade union, तो उसके जो भी expenses होंगे उसमें भी इस फंड का यूज़ किया जाएगा। then the conduct of trade disputes on behalf of trade union or any member thereof, द कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, से जो कॉम्पनसेशन अगर किसी मेंबर को लॉस हो रहा है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के फॉर्म में जो है इस फंड का यूज़ किया जा सकता है। देन अलाउंसेस टू मेंबर्स ऑन और देयर डिपेंडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स, इसके भी प्रोस्पेक्ट में जो है इन फंड्स का यूज़ किया जा सकता है। द इशू ऑफ और द अंडरटेकिंग ऑफ लाइबिलिटी अंडर पॉलिसीज ऑफ एश्योरेंस ऑन द लाइव्स ऑफ मेंबर्स और under policies ensuring members against sickness, accident और unemployment। तो here we can found कि different multiple purposes में जो है इन funds का यूज़ किया जा सकता है। beyond these सर्टिफाइड वेज टू यूज़ द फंड, इसके अलावे उन फंड्स को अप्लाई करने का यूज़ करने का जो है अलाउड नहीं रहता है। देन इफ़ यू सी इन सेक्शन 6 स्टूडेंट्स, then if you see in section 16 constitution of a separate fund for a political purposes दिया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 16 से सेक्शन 20 को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।